नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बिरथरिया। दोस्तों, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट समझेंगे। फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि उसमें पूरा जो बक्कल कैविटी से हमने डाइजेशन पढ़ाया है उसमें आपको पूरा ईसोफेगस तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो सेकंड पार्ट है, अब हम स्टोमक तक आ गए थे कि स्टोमक में जो फूड मटेरियल आ जाता है अब वो कैसे डाइजेस्ट होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है दोस्तों, आप अभी देख रहे हैं कि हमारा जो डेली रूटीन है वो बहुत ही मोस्टली बहुत सारे लोगों का बहुत खराब होता जा रहा है। उसके चलते क्या हो रहा है, हमारा इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्बेशन की क्षमता है वो कमती जा रही है और जितना हमारा एंजाइम सिक्रीशन होना चाहिए उतना एंजाइम सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। आप बहुत सारी बीमारियां देखते हैं जो ब्लड प्रेशर वाली बीमारी है, जो शुगर वाली बीमारी है, जिनको लिपिड या कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है ना, तो वो इन्हीं कारणों से बढ़ जाता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और इसके चलते हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आपको पता है कि हमारी जो अंदर सोचने की क्षमता होती है वो इतनी ज्यादा होती है, अगर हम चाहें तो बहुत सारी बीमारियों को सोच कर ही उसको खत्म कर सकते हैं। पर वो सोचने की क्षमता हमको कहाँ से मिलती है? अगर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्बेशन की क्षमता अच्छी होगी तो हमारी सोचने की पावर भी बढ़ेगी। तो आज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने माउथ का जो समझा था कि बक्कल कैविटी में क्या हमारा 30% स्टार्च का डाइजेशन हो गया था। देखिए, हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें जो छोटी छोटी सेल होती हैं वो बहुत ही छोटे छोटे अणुओं को, मतलब लिक्विड पार्ट को एब्जॉर्ब करती है ना। अभी हम इसको देख लेते हैं। एक तो हम न्यूट्रिएंट्स 3 प्रकार से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। किस किस प्रकार से? सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, और दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट या लिपिड। बहुत से लोग पूछते हैं, क्वेश्चन भी आया है कि लिपिड जिनका गड़बड़ है या बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, तो उसे हम कैसे कम करें। तो इस पार्ट में आपको इसका समाधान मिल जाएगा कि आपको क्या चीज खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लिपिड को कैसे कंट्रोल करें। तो आगे आपको वीडियो में पूरा ये लास्ट तक देखिएगा तो इसमें समझ में आएगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, बस यही। आप बोलेंगे और भी चीजें हम खाते पीते हैं जो मल्टीविटामिन होते हैं, वो तो बहुत छोटे होते हैं, वो एब्जॉर्ब हमारी बॉडी कर लेती है, पर मेन जो बड़े बड़े हैं इनको ही डाइजेशन करके हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। अब ये किस में कन्वर्ट होते हैं ये देखिए। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जब इसमें एंजाइम, क्या एंजाइम मिल जाता है दोस्तों, एंजाइम मिल जाता है, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज। किस फॉर्म में? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स है, पर हमको एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? ग्लूकोज में मिलेगी। ठीक है। सेकंड पार्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन में भी एंजाइम मिल जाते हैं। अभी हम समझेंगे कि एंजाइम हमको कहां से मिलते हैं, कौन कौन सी चीजों को तोड़ते हैं एंजाइम, और फिर ये बॉडी हमारी एब्जॉर्बेशन करती है। तो एंजाइम प्रोटीन को क्या करेगी? अमीनो एसिड में। लास्ट बचा लिपिड, फैट। तो इसको एंजाइम जब मिलेगा तो क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फैटी एसिड। फैटी एसिड। आपने देखा, कार्बोहाइड्रेट अगर है, बड़ा मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें एंजाइम जैसे ही मिलेगा तो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल्स है, इसमें एंजाइम सिक्रीशन होकर एंजाइम मिलेगा तो ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फैट या लिपिड जो है एंजाइम मिलेगा तो इसमें फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, किस किस प्रोसेस में होगा और कैसे, ये सब स्टोमक में हम अभी समझेंगे इसको। ठीक है, इतना भी आप समझिए कि ये इस फॉर्म में हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है। अब रही बात छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कैसे इकट्ठे होंगे वो हम समझ लेते हैं। देखिए, पहले तो आप ये देखिए, स्टोमक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक कार्डिया, दूसरा फंडस, ये कार्डिया वाला पार्ट है, ठीक है, ये फंडस वाला पार्ट है, और पाइलोरी ये वाला पार्ट। मतलब कार्डिया जो है ईसोफेगस से जैसे ही लास्ट ईसोफेगस का होता है और स्टोमक का स्टार्ट वाला पार्ट होता है, इधर एक वॉल्व होता है, उसे हम कार्डिया बोलते हैं। ठीक है, इसके खुलने पर ही हमारा फूड मटेरियल कहाँ? स्टोमक में एंटर करता है। ये फूड मटेरियल है, इधर पे कार्डियक है, और ये फूड मटेरियल यहाँ पर आ जाता है। फंडस ये पूरा पार्ट कहलाता है। ठीक है। पाइलोरी जो है वो ड्यूडेनम, मतलब जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्ट होता है और स्टोमक का लास्ट पार्ट जो होता है उधर पे ड्यूडेनम पाइलोरस होता है। ठीक है। अब हमारा फूड मटेरियल ईसोफेगस से स्टोमक तक आ जाता है। ईसोफेगस तक हमने समझ लिया था कि ईसोफेगस जो होता है उसकी लंबाई भी हमने समझ ली थी, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और स्टोमक की भी हमने देखा था दोस्तों, स्टोमक की भी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यही लिख देते हैं, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब हमको समझना है कि स्टोमक में आने के बाद भोजन कितने घंटे तक रहता है। ठीक है, तो ये 3 से 4 घंटे, कितना? 3 से 4 घंटे तक हमारे स्टोमक में
भोजन रहता है 3 से 4। अब यहां क्या क्या प्रोसेस होता है इस 3 से 4 घंटे में, तो ये भी अब हम समझेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए कि ये जे शेप का होता है, ये जो है जे शेप, जे आकार का, क्या जे शेप में होता है हमारा जो स्टमक होता है। और इसमें जो अगर हम कैपेसिटी की बात करें कि कितने ml बन जाता है या कितने लीटर बन जाता है, तो इसमें 3 लीटर, ठीक है, 3 लीटर तक की इसकी कैपेसिटी होती है। अच्छा, अब इसमें जो आप देख रहे हैं, यहां पर हमने बताया था HCl का सिक्रीशन होता है। जैसे फूड मटेरियल अंदर आ गया इसके स्टमक के, अब 3 से 4 घंटे तो कहीं नहीं जाना है, अब इसका यहीं पर मेटाबॉलिज्म होता है जो हम अभी देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो प्रोटीन का कैसे कैसे मेटाबॉलिज्म होता है अब ये हम समझेंगे। यहां पर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है, इसको साफ कर दो। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है दोस्तों, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड यहां पर होती है। ये फूड मटेरियल यहां पर आकर यहां पर आ गया है। अब यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है। किस चीज का? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस से ही इसका डाइजेशन होना चालू होता है। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में ही HCl होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक्चुअली में क्या है, 2 सेल से मिलकर बनती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या यहीं पर कर देते हैं, 2 सेल से मिलकर बनती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड 2 सेल से मिलकर बनती है। तो सबसे पहला होता है पेराइटल, पेराइटल। दूसरा होता है पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल। अब पेराइटल सेल जो होती है इससे ही HCl का सिक्रीशन होता है। क्या होता है इससे? HCl का सिक्रीशन। और पेराइटल सेल जो होती है इससे होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। HCl क्या करता है, HCl अभी हम समझेंगे, और प्रोरेनिन और पेप्सिन, पेप्सिनोजन, इसको भी ये नॉन एक्टिवेट हैं। ठीक है, ये अभी एक्टिवेट फॉर्म में नहीं है। अब इनको क्या करना पड़ेगा, जो पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन, जब इसमें ये एंजाइम है, क्या है? एंजाइम। इधर आप देख लीजिए, एंजाइम है ये। ठीक है, तो ये एंजाइम कब एक्टिवेट होंगे? जब इसमें HCl मिल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन में मिल जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन। क्योंकि हमारा जो है वो पेप्सिन ही अंदर काम करेगा। ठीक है, पेप्सिनोजन नॉन एक्टिवेट है, अब एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ये प्रोरेनिन जो है, प्रोरेनिन, जब इसमें HCl मिल जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेनिन। क्योंकि काम इनको करना है, पेप्सिन को करना है, रेनिन को करना है। ये नॉन एक्टिव है। ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म है, ये काम करेंगे, ये नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी किसी भी डाइजेशन में या मेटाबॉलिज्म में काम करना है तो इनको काम करना है। ठीक है, तो HCl तो केवल एक क्या हो गया, इसमें जैसे ही मिलेगा HCl तब ये इसको एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट होने के बाद ही अब हमको अब क्या क्या काम करना है पेप्सिन का और रेनिन का, ये भी देख लीजिए। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, इधर डाल देते हैं। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को, अभी हमने समझा प्रोटीन को किसमें? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन प्रोटीन को नहीं, एमिनो एसिड को ही क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और रेनिन, जो प्रोरेनिन था, जब HCl मिला तो रेनिन बना, तो रेनिन क्या करेगा? रेनिन जो मिल्क में केसिन होता है, उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, तो मिल्क में प्रोटीन को तोड़ेगा और फिर एमिनो एसिड बनाएगा। ठीक है, रेनिन। पर इसमें पेप्सिनोजन मिल जाता है यहीं पर प्रोटीन को तोड़ने के लिए। क्या? पेप्सिनोजन, पेप्सिन, सॉरी पेप्सिन। तो क्या बन जाएगा? ये भी एमिनो एसिड। अब आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं ज्यादातर मिल्क पीते हैं तो उनके अंदर
प्रोरेनिन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि उनके मिल्क में मिल्क प्रोटीन होता है, उसको तोड़ने के लिए प्रोरेनिन ही रेनिन बनाता है और रेनिन से फिर ये पेप्सिन द्वारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर हमारे इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा कि फंडस में और यहाँ पर जो फूड मटेरियल आया हुआ है इसको बॉडी कहते हैं। यहाँ पर 3 से 4 घंटे के लिए फूड मटेरियल आया, तो अब उसने क्या किया कि प्रोटीन को तोड़कर किसमें कन्वर्ट कर दिया है? एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर अब हमको समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट जो हुआ वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और प्रोटीन जो हो गया वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए फैट जो होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, उसके आगे की प्रोसेस है ये, है ना। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब भी भोजन लेते हैं, जब भी भोजन खाते हैं तो थोड़ा सा स्पाइसी या ऑयली चीजों से बचें। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप स्पाइसी भोजन लेंगे तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम अधिक होने लगती है, क्योंकि स्पाइसी जब भी लेंगे तो आपका स्टमक क्या करेगा? HCl का सिक्रीशन ज्यादा कर देगा। किसका? HCl का। और HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब भी एसिड फॉर्म ज्यादा सिक्रीशन होगा तो यहां पर जलन पैदा करने लगती है। कहां? स्टमक में। आप जब एसिड कभी भी आप जमीन पर डाल देंगे या कपड़े में डाल देंगे तो कपड़े में छेद हो जाएगा, या आप अपने स्किन में भी डाल देंगे ना तो उतनी स्किन जल जाएगी। इतना ज्यादा 100% जो HCl होता है बहुत तेज होता है दोस्तों। पर स्टमक में आप बोलेंगे कि स्टमक में क्यों नहीं ऐसा जलता है डेली की? भाई जब HCl तो डेली निकलता है उसमें से। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये होता है एसिडिक मीडियम में, और ये जो इसकी जो दीवार होती है इधर म्यूकस का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो ये बेसिक नेचर का होता है। क्या? एल्कलाइन मीडियम का होता है। तो एसिड और बेस में इधर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए ये एसिड का हमारे स्टमक पर ज्यादा असर नहीं करता है। लेकिन पर आप जब भी स्पाइसी भोजन करेंगे या खाना खाएंगे तो क्या होगा? HCl जितना निकलना चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में एसिड निकलेगा, और फिर एसिड क्या करेगा? बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा और जलन पैदा कर देगा। हो सकता है आपको स्टमक में स्वेलिंग भी आ जाए, है ना। तो डॉक्टर क्या करेगा? उसमें आपको इनो दे देता है, डाइजिन दे देता है, या कोई ऐसी गैस्ट्रिक वाली कोई टैबलेट दे देता है जिससे आपको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल जाए। उसमें क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है वो। इनो काम क्या करता है? इनो या डाइजिन क्या है? बेसिक नेचर का होता है। एल्कलाइन मीडियम जब भी आप खाएंगे तो वो एसिड को क्या कर देगा? एक न्यूट्रल कर देगा, है ना। वाटर के फॉर्म में ये पास आउट हो जाता है, वो तो आपको समझाएंगे बाद में। पर आपको थोड़ा सा इन चीजों से बचना है ताकि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, और आपको ऑयली चीजों से भी बचना है। आगे आपको बताएंगे लिपिड जो है वो कैसे फैटी एसिड में होता है, और फिर फैट हमारी कैसे कैसे डिजोल्व नहीं होता है तो वो फैट में कन्वर्ट होता जाता है। ठीक है, इतना अभी आप समझिए कि भोजन को इधर पे क्या हुआ? प्रोटीन ने एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, यहीं पर आपका जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, स्टमक का लास्ट वाला पाइलोरस जो होता है, इधर से ड्यूडेनम लग जाता है। ठीक है, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है ये ड्यूडेनम जिजिनम वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला जितना भी पार्ट है जहां पे एब्जॉर्बेशन होता है वो जिजिनम वाला पार्ट कहलाता है। ठीक है, और ये लास्ट वाला पार्ट इलियम वाला पार्ट कहलाता है, जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में तो ज्यादा मोस्टली वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है। ठीक है, बाकी और न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं वो कहां पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अभी हम समझेंगे लीवर का और पैनक्रियास का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि लीवर ही जो होता है वो एक जूस हमारे इंटेस्टाइन में सिक्रीट करता है जिससे हमारा भोजन अच्छे से पाचन में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर तो एसिडिक भोजन होता है, आपने देखा था एल्कलाइन मीडियम में आया, जब यहाँ पर HCl सिक्रीट हुआ तो वो एसिडिक मीडियम हो गया। पर यहाँ से फिर से जैसे ही लीवर द्वारा ये जूस सिक्रीट करते हैं तो यहाँ से फिर वो एल्कलाइन मीडियम में हो जाता है, बेसिक नेचर का हो जाता है, और यहीं से फिर एब्जॉर्बेशन वगैरह चालू हो जाता है। और पेनक्रियाज का काम क्या है? पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड होती है दोस्तों जिसमें इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। इंसुलिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को एक्टिव जो रखता है और हमको एनर्जी देता है, तो वो ग्लूकोज को एक कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा बीटा सेल्स होती हैं जो इसमें, तो इंसुलिन का काम होता है वो कि उसको ग्लूकोज को एक्टिव रखे। ठीक है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। अब हम देखते हैं कि भोजन जैसे स्टमक से नीचे आता है ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ये तो यहां पर लीवर द्वारा जूस सिक्रीशन होता है। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है दोस्तों ये 22 फीट की होती है। कितनी? 22 फीट। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो 5 फीट की होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फीट की इसलिए होती है क्योंकि ये जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी दोस्तों एब्जॉर्बेशन उतना अच्छा होता है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे फूड मटेरियल हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है और एब्जॉर्बेशन इसमें छोटी छोटी जो सेल होती हैं उससे एब्जॉर्बेशन
होने लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। ठीक है, अभी हमने बताया ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के एक ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम। ठीक है, ये 3 पार्ट जो हैं यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के बताए हैं। ड्यूडेनम वाला पार्ट कौन सा बताया हमने, जो लीवर और पैंक्रियाज से ही यहां पर जूस जो सिक्रीशन होता है। सबसे पहले फूड मटेरियल कहां आएगा, जूस सिक्रीस होगा लीवर और पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, ठीक है, ये जो लीवर और पैंक्रियाज है इस पार्ट को हम ड्यूडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। जेजिनम में क्या होता है, जेजिनम ये वाला पार्ट है, यहाँ पर एब्जॉर्बेशन होता है, और इलियम वाला पार्ट ये है। तो अभी हम समझेंगे आगे लीवर और पैंक्रियाज से कैसे जूस और कौन से हार्मोन कैसे इसका जूस का सिक्रीशन होता है, और हमारे फूड मटेरियल को कैसे वो मेटाबॉलिज्म कर उसमें पार्ट को तोड़ता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन, एमिनो एसिड। अब जो फैट मटेरियल है वो भी तो उसको डिसॉल्व होना है, वो भी तो उसको छोटे मटेरियल में तोड़ना है। जो फैटी एसिड हमने अभी समझा था कि फैटी एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा, तो वो मोस्टली लीवर का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि लीवर और पैंक्रियाज कैसे कैसे काम करते हैं। क्योंकि लीवर का मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे डाइजेशन में काम है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो ऑयली फूड मटेरियल खाते हैं, स्पाइसी वगैरह खाते हैं, तो उनके लीवर में इन्फेक्शन होने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है। क्योंकि एक हद तक हमारा लीवर काम करता है, अगर अच्छे से मजबूत नहीं है तो फिर क्या क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन होने लगेगा। हम जो भी ड्रग लेते हैं वो भी लीवर ही बताता है कि कहाँ पर क्या करना है। कोई पेन किलर लेते हैं तो वो भी हमारा लीवर ही बताता है। क्योंकि ये हाई टॉक्सिक को लो टॉक्सिक में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, आप कुछ भी इसमें आप समझेंगे, एल्कोहल वगैरह पीने से हमारा लीवर कैसे खराब होता है, कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन लेने से लीवर कैसे खराब होता है, ऑयली चीज लेने से हमारा लीवर कैसे खराब होता है, ये सब हम आगे समझेंगे। क्योंकि लीवर हमारा अगर स्ट्रांग रहेगा तो हमारा इधर का जो एब्जॉर्बेशन है और इधर का जो टूटने की जो क्षमता है, किसकी, फैट या लिपिड की, है ना, जो फैटी एसिड में कन्वर्ट करना है, तो वो इधर से ही वो होगा। और लीवर क्या है कि ग्लूकोज को भी स्टोर करके रखता है, वो हम आगे समझेंगे। ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो रहता है, किसी किसी को आपने देखा हो बहुत लॉन्ग टाइम तक फास्ट रहते हैं, तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, यहीं से। क्योंकि इसमें स्टोर रहता है, तो वो धीरे धीरे करके ग्लूकोज हमारी बॉडी को जितनी सप्लाई की जरूरत रहती है वो देता रहता है। तो अभी हमने समझ लिया दोस्तों एक वक्कल कैविटी कि उधर से हमने जो फूड मटेरियल लिया तो कैसे उसका हमने टीथ के द्वारा चबा चबा के उसको जो पाचन करने की क्षमता को बढ़ाया, और उसके बाद हमने देखा इसोफेगस से स्टोमक में आता है, तो इधर पे कार्डियक, फंडस और पाइलोरस, यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और स्टोमक में इधर पे 3 से 4 घंटे फूड मटेरियल रहता है। और 3 से 4 घंटे क्या क्या प्रोसेस होता है वो भी हमने समझा। प्रोटीन को कैसे तोड़ा और एमिनो एसिड में कन्वर्ट कैसे हुआ, ये हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे लीवर और पैंक्रियाज और इधर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का कैसे एब्जॉर्बेशन होता है। पर आप अभी से ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप अभी ध्यान नहीं रखेंगे अपने जीवन का या अपने लाइफ का, तो आगे चल के आपको बीमारी कोई दूर नहीं है, बीमारी आपके घर तक पहुंच जाएगी, और बीमारी आपके शरीर में धीरे धीरे पनपने लगेगी, और फिर आप इतने ज्यादा बीमार हो जाएंगे सोच सोच के कि आपको जो मेडिसिन भी आपकी चल रही है, जो जीवन पर्यंत चलना है, वो भी आपके ऊपर असर नहीं करेगी, है ना। आपको अगर देखना ही है, आप हॉस्पिटल वगैरह में जाकर देखिए, या जहां जहां पर ऐसे केस रहते हैं जिनको खाना नहीं खा पा रहे हैं, खाने की नली डली हुई है, किसी की बाथरूम वाली नली डली हुई है, किसी की नसें नहीं मिल रही हैं, नस ढूंढ के उसको इंजेक्शन द्वारा न्यूट्रिएंट्स पहुंचाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बीमार लोग हैं जो आज पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि उनने भी अपने डेली रूटीन में एक छोटी छोटी गलतियां की हैं, छोटी छोटी। आए दिन उन्होंने कुछ छोटी गलतियां कर करके और उस बीमारी को बहुत बड़ा बना लिया। इस कारण से वो आज उधर पे एडमिट है। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए हमें अपने डेली रूटीन पर ध्यान रखना है, एक्सरसाइज और योगा करना है। मैं हर अपने वीडियो में बता रहा हूं कि आपको अच्छा खाना ही आपके अच्छे विचार को जन्म देता है, और अच्छे विचार आपके अच्छी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब चीजें समझेंगे। नमस्कार।